पढ़ लिया लेंस के बारे में, मेजरमेंट ऑफ लेंस। अब देखेंगे हम रेंज ऑफ लेंस क्या क्या होती है। रेंज ऑफ लेंस अगर हम देखें तो 10 टू द पावर -14 मीटर से लेके 10 टू द पावर 26 मीटर होती है। ये क्या है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। 10 टू द पावर -14 क्या होता है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। 10 टू द पावर 26 मीटर क्या है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है। तो ये एक रेंज है लेंस की, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ यूनिट्स जो कि हम फॉलो करते हैं स्मॉल लेंस के लिए और हायर लेंस के लिए। जैसे एक फर्मी होती है, एक यूनिट होती है 1 फर्मी, जिसमें 10 टू द पावर -15 मीटर के इक्वल होती है। ये बहुत स्मॉल यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस की और लेंथ की बहुत स्मॉल यूनिट है। दूसरी है 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि जनरली हम पढ़ेंगे एटम्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो उनके साइज की जब हम बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम में बात होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होती है लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हायर लेंस को मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10 टू द पावर 11 मीटर। होता क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन टू अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 लाइट ईयर, ये भी बहुत जो है लार्ज यूनिट है लेंथ के मेजरमेंट के लिए, डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। Distance traveled by the light in 1 year, that is equal to 9.46 × 10 to the power 15 मीटर। ओके, सेम पैरासेकेंड एक यूनिट होती है जिसमें 3.08 × 10 to the power 16 मीटर होते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट। ये तो रेंज ऑफ लेंस की यहाँ पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मास। मास भी जो क्या होती है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है हर मैटर, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस हैज इट्स मास, हैज इट्स मास, फिक्स्ड मास, इट कांट बी चेंज्ड। आइदर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, दिस मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ you have the weight of 50 kg, if you have the weight of 50 kg, if the temperature changes, like if the temperature changes, if you are in a surrounding of 30 degree centigrade and if you goes to a surrounding where the temperature rises to 5 degree centigrade, does your mass change? Does your mass change? No. Means your mass is independent of the temperature. Mass is independent of the temperature. Same with the pressure. एक जगह पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहीं पे जाके 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, क्या your mass will change? Your mass will change? No. Means it is independent of temperature and pressure. Same location means the place. You have the mass at the earth 50 kg. If you goes to the moon or if you go to the Mars, does your mass change? No. You will have the same mass. You will have the same mass 50 kg. Means the mass is independent of the location also. Wherever you go, your mass will remain same. But weight changes. If you go to the moon, your weight will reduce because value of g comes down. जो ग्रेविटी है, वैल्यू ऑफ जी, इट विल कम डाउन। मून पे क्या है? जी की वैल्यू बहुत कम होती है। मून पे क्या होती है? जी की वैल्यू कम होती है। सो वेट चेंजेस, वेट जो है चेंज होता है क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है। वेट चेंज होता है क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पे भी बहुत स्मॉल यूनिट्स यूज होती हैं, बहुत स्मॉल यूनिट्स यूज होती हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। यहाँ पे एक यूनिट होती है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट,
1 AMU उसको दिखाते हैं। A मीन्स एटॉमिक, M मीन्स मास, U फॉर यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है एक्चुअली? वो मेजरमेंट ऑफ द वेट है। जब हम एटॉमिक स्केल पे किसी चीज का वेट मेजर करते हैं, उसके मेजरमेंट करने के लिए यूनिट है AMU। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं? 1/12 ऑफ द मास ऑफ C612 कार्बन एटम। जो इस कार्बन एटम का मास होता है उसका 1/12 मास के इक्वल होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगी, फिजिक्स में भी यूज होती है, इसका काफी यूज होता है। इसकी वैल्यू जो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको याद रखेंगे। अब सेम चीज आती है रेंज ऑफ मास। रेंज ऑफ मास यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 10⁻30 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻27 kg होता है। ये हो गए बहुत स्मॉलर स्केल पे जो मास होते हैं। अब हायर स्केल पे अगर देखेंगे तो मास ऑफ अर्थ देखिए 10⁻25 kg होता है। मास ऑफ सन 10⁻30 kg। मिल्की वे का मास अप्रोक्सीमेटली 10⁻41 kg होता है। एंड जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है अगर देखें तो उसका मास जो है 10⁻55 kg होता है। इसका मतलब रेंज देखिए इस मास की -30 से लेके 55 तक हम लोग जा रहे हैं। 10⁻30 kg से लेके 10⁻55 kg तक। तो ये रेंज ऑफ मास हो गया। अब एक और चीज हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली हम मेजर कैसे करते हैं मास को। मेजर करने के लिए जैसे कि हमें किसी प्लैनेट्स का मास जानना हो, कोई प्लैनेट्स है ये बड़ा सा, इसका अगर हमें मास जानना है तो हम कैसे जानेंगे? उसके लिए हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस प्लैनेट या किसी बड़े यूनिट का मास कैलकुलेट करते हैं। F इज इक्वल टू G m1m2/r²। इसमें जिसका मास निकालना होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाकी सारी वैल्यूज को पुट करके। ठीक है। अब स्मॉल, जैसे ये तो हमें हाइयर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें बता दिया मास मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है, कर सकते हैं। अब अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का फॉर एग्जांपल कोई एटम्स हैं, इनका अगर हमें मास कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम कोई एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं, अगर हम उनके बारे में उनका मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से जो है मास कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मास बढ़ने के साथ साथ वो किस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। एनी चार्ज पार्टिकल रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यहाँ पे फॉर्मूला है रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल बढ़ता है। तो वहां से हम उस स्पेक्ट्रोग्राफ से, तो हम एक ग्राफ मिलता है हमें, उससे हम जो है पता कर लेते हैं कि अगर इसकी रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इतनी है, प्रोटॉन की रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इतनी है तो उसका मास इतना होगा, इलेक्ट्रॉन की रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इतनी है तो उसका मास इतना होगा। ठीक है, तो ये हो गया मास के बारे में, मेजरमेंट्स ऑफ मास एंड रेंज ऑफ मासेस। यहाँ पे हम देखेंगे मेजरमेंट्स ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? जनरली हम देखते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ होती है, क्लॉक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्लॉक। क्लॉक में हम टाइम देखते हैं, ठीक है। उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड होगी, कोई चीज़ जिससे कंपैरिजन कर सके हमारी क्लॉक सही है या नहीं है। तो क्या वो स्टैंडर्ड क्लॉक कहाँ पे है? वो स्टैंडर्ड क्लॉक जो होती है सीजियम क्लॉक है। सीजियम क्लॉक है जो कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में है रखी हुई, ठीक है। उसमें होता क्या है एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। इट्स लाइक ए सेम क्लॉक बट द ओनली डिफरेंस इज द एक्यूरेसी ऑफ दैट सीजियम क्लॉक इज वेरी हाई। इट इज वेरी हाईली एक्यूरेट, मींस
यू कैन डिटेक्ट अप टू 32 माइक्रोसेकेंड, 32 माइक्रोसेकेंड का डिफरेंस भी इसमें चेक कर सकते हो। जबकि हम जो नॉर्मल क्लॉक रहती है उसमें क्या सिर्फ 1 सेकंड से ज़्यादा, अगर हमसे कोई पूछे 1 सेकंड से ज़्यादा नॉर्मल क्लॉक में, वॉल क्लॉक जो होती है, अगर हम 1 सेकंड से ज़्यादा की एक्यूरेसी मीन्स 0.5 सेकंड की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, 0.1 की नहीं चेक कर सकते। तो मीन्स जो सीजियम क्लॉक है वो एक स्टैंडर्ड क्लॉक है। सीजियम क्लॉक क्या है? स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक है जो कि बहुत ही हाईली एक्यूरेट है और जिसमें एक्यूरेसी जो है 32 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड मतलब समझते हैं ना, 32 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकंड, मतलब इतनी एक्यूरेसी देख सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी इसमें सीजियम क्लॉक में मिलेगी। ये कहाँ पे रखी हुई है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में रखी हुई है। अनसर्टेनिटी मतलब वही है, अनसर्टेनिटी का मतलब इसमें +-1 × 10⁻⁻15 ये अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है। और ये बेस किस पे होती है? जो सीजियम के एटम्स जो रहते हैं उनका पीरियोडिक वाइब्रेशन, उनके पीरियोडिक वाइब्रेशन की वजह से जो क्या होती है, एक क्लॉक उस फंडामेंटल पे बेस्ड होती है। हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी के बारे में, प्रिसीजन के बारे में और एरर्स की। एक्यूरेसी किसकी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। प्रिसीजन किसका? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। एरर्स किसमें? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए। व्हाट इज द एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है? हम कहते हैं व्हेन वी समटाइम्स वी यूज द टर्म यू आर वेरी एक्यूरेट। वेरी एक्यूरेट मींस व्हाटएवर यू आर सेइंग इज कंप्लीटली ट्रू और ऑलमोस्ट ट्रू। मींस सेम थिंग यहाँ पे मेजरमेंट्स की जब हम बात करते हैं, इफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात करते हैं, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज हाईली एक्यूरेट मींस द वैल्यू मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज हाईली क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मींस जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है मेजरमेंट्स की। फॉर एग्जांपल कोई लेंथ है 1 मीटर, एग्जैक्ट 1 मीटर है, और अगर आप उसको मेजर करते हैं किसी स्केल से और आपको मेजर करने पे वो कितनी मिल रही है? 999.999, तो मींस क्या है? वो बहुत एक्यूरेट है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी एक्यूरेट, क्योंकि जो मेजरमेंट वैल्यू है वो बहुत ही क्लोज है किसके? ट्रू वैल्यू के, ठीक है। अब बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रू वैल्यू है 3.55 सेंटीमीटर, ये कोई एक ट्रू वैल्यू है, मींस दिस इज एक्चुअल मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू है 3.55 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट 1 है, जिससे आपकी मेजर्ड वैल्यू आती है 3.49 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर करते हैं सेम डिस्टेंस को, सेम लेंथ को, तो ये आती है 3.53 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट है, इससे मेजर करते हैं आप, उससे आती है 3.4 सेंटीमीटर। अब अगर पूछा जाता है कि विच वैल्यू इज हाईली एक्यूरेट, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पे हाईली एक्यूरेट वैल्यू मिली है? इस इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट्स नंबर 2 इज हाईली एक्यूरेट बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू द true value. This value is very close to the true value. This is also very close, but compared to the true, it is less. Compared to the instrument 2, it is less. इसमें देखेंगे it is measuring up to 1 decimal. So this is not that much accurate. ठीक है। अब बात आती है प्रेसीजन की। प्रेसीजन मतलब क्या होता है? जैसे हर चीज का प्रेसीजन अलग अलग होता है। अगर हम मीटर स्केल में देखें, और यह जो नॉर्मल स्केल रहती है 300 mm की जो स्केल होती है, तो उसमें क्या होते हैं? मिनिमम रिजोल्यूशन, मतलब मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm। 1 mm से कम का मेजरमेंट कर सकते हैं क्या उस स्केल से? नहीं। तो उसका रिजोल्यूशन जो है उस स्केल का वो 1 mm है।
उसका रेजोल्यूशन क्या है 1 mm है। और एक इंस्ट्रूमेंट्स का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो प्रिसीजन क्या होता है कि टू व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्वांटिटी मींस फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू है 3.568 मिलीमीटर, 3.568 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम इस ट्रू वैल्यू को मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट 1 से जब हम मेजर करते हैं इस वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू आती है 3.5 मिलीमीटर। और अगर हम इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 3.38 मिलीमीटर। देखिए अब क्या है, यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट 1 था उसका प्रिसीजन जो था, ओनली द प्रिसीजन ऑफ या रिजोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वाज ओनली 0.1 mm। इससे मिनिमम जो है 0.1 mm का ही मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इससे जो हमें रिजल्ट मिला वो डेसिमल के 1 प्लेस तक मिला, डेसिमल के 1 प्लेस तक मिला। तो 3.5 mm इसका रिजोल्यूशन क्या है 0.1 mm। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसका रिजोल्यूशन कितना है 0.01 mm, 0.01 mm। मतलब डेसिमल के 2 वैल्यू तक, डेसिमल के 2 आगे वैल्यू तक इस इंस्ट्रूमेंट से वी कैन मेजर द वैल्यू। तो इसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। रिजोल्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हाई, रिजोल्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज लेस, रिजोल्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज लेस। तो हम कहेंगे which is the precise value, which is highly precise, this is highly precise because you can measure here 0.01 mm distance, but in the first instrument you can measure up to 0.1 mm। but अगर हम accuracy की बात देखें, which is the more accurate, this is more accurate, this is instrument 2 के accuracy इसकी लो है, इंस्ट्रूमेंट 2 की जो accuracy है वो लो है क्योंकि इसकी वैल्यू है 3.38, कितनी है 3.38। तो इसकी एक्यूरेसी लो है because this value is very close to the true value, this value 3.5 mm is close to the 3.568, so this is highly accurate, but precision is low, precision of this instrument is low because it can measure up to only 0.1 mm, precision of this instrument is high। Second instrument, precision of second instrument is high, so this is the difference between the accuracy and precision। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। accuracy क्या होती है, precision क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा क्या क्या डिफरेंस होता है। ये डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, ठीक है। अब आती है बात एरर्स की। एरर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। एरर एक्चुअली हम कहते किसको हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू वैल्यू थी 3.568, ठीक है। वी आर मेजरिंग 3.38, मींस देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट एरर, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट एरर। मींस अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अनसर्टेनिटी इन द, अनसर्टेनिटी है क्योंकि अगर देखें तो इनकी वैल्यू में क्या है अनसर्टेनिटी है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट है। तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है रिजल्ट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट्स में, दैट इज कॉल्ड एरर, दैट इज नोन एज एरर, ठीक है। अब एरर्स दो टाइप की होती हैं। एरर्स कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर्स क्या क्या होती हैं, सिस्टमैटिक एरर्स होती हैं एक सिस्टमैटिक वे में जो हो रही हैं, मतलब आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब या तो वो ट्रू वैल्यू से कम मेजर ही कर रही हैं या फिर ट्रू वैल्यू से ज्यादा मेजर कर रही हैं, या वन डायरेक्शन में होती हैं, वन डायरेक्शन में, ठीक है। कौन कौन सी एरर होती हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटल में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से व्हाटएवर एरर इज हैपनिंग दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल में क्या है, लाइक इफ डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी, डिजाइन
इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन एंड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या चीज होती है? कैलिब्रेशन होती है हर चीज की कि टाइम टाइम पे उसको सेट करना, टाइम टाइम पे उसको सेट करना। जैसे हमारी जो क्लॉक है, अगर वो क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, उसका टाइम जो है क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, देन व्हाट वी डू, हम उसको कैलिब्रेट करते हैं करेक्ट टाइम देख के, इंटरनेट से टाइम देखते हैं, या सही वॉच है जो सही टाइम दिखा रही है उससे टाइम देखते हैं। सो दैट इज नोन एज कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस टू सेट द ट्रू वैल्यू पे सेट करना उसको, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन जो होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर और किस वजह से हो सकती है, कैलिब्रेशन अगर टाइम से हमने उसका नहीं किया है तो उसकी वजह से आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आ जाएगी। वियर आउट हो गया, अगर कोई चीज वियर आउट हो गया, इंस्ट्रूमेंट जो है वियर आउट मतलब जैसे अगर रेगुलरली हम कंटिन्यूअसली कोई स्केल है बार बार यूज करते हैं तो देखा है कभी कभी स्केल कॉर्नर से घिस जाती हैं, दे रब हो जाती हैं, वियर आउट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंटल एरर आती है। ये सिस्टमैटिक एरर है, ये ध्यान रखिए, इट्स ए पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है। इम्परफेक्शन, अब देखें सेकंड आता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल क्या है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स? अब जैसे कहाँ पे कोई भी हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, व्हेन यू आर टेकिंग सम मेजरमेंट्स, देयर विल बी सम एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है, वहां पे प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, इन चीजों पे इम्परफेक्शन, अगर कोई भी चीज टेम्परेचर घट बढ़ जाता है तो क्या होगा, रीडिंग में चेंज, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से क्या हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में। थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेटल एक्सपेंड हो जाती है, पढ़ा है नहीं, तो उसकी वजह से इम्परफेक्शन आ सकता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में, ठीक है। ह्यूमिडिटी वगैरह है वो भी अफेक्ट करती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एरर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जो बंदा यूज कर रहा है, जो बंदा, द पर्सन हु इज यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स, he can also create some errors, that is known as personal errors. जैसे for example some people वो क्या करते हैं, किसी का जो है पकड़ने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ने का तरीका ही नहीं उनको मालूम है, तो क्या है, जो द पर्सन हु इज स्किल्ड, who knows how to operate the measuring instruments, he will give the better measuring results compared to the person who doesn't have the knowledge. So that is personal errors or personal errors due to human skills, you can say, due to human skills. ये हो गया, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स हो गया। अब बात आती है रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स क्या होती हैं? रैंडम एरर्स वो एरर्स होती हैं जो कि रैंडमली मतलब एट ए सडन, यू कैन नॉट प्रीजज दिस, यू कैन प्रीजज, आप चेक कर सकते हो डिजाइन में, कैलिब्रेशन, वियर आउट, टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें वी कैन, वेदर ऑपरेटर इज स्किल्ड और नॉट स्किल्ड। बट रैंडम एरर्स वो एरर्स होती हैं जो कि रैंडमली इट विल अकर, सडनली इट विल कम, लाइक रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द environmental conditions. Environmental condition क्या है? Suddenly, for example, you are taking measurements. क्या हुआ? जहाँ पे measurements ले रहे हो, suddenly vibration आ गया, external mechanical vibration. किसी ने मतलब क्या किया? कोई बंदा आया suddenly आपकी टेबल को, उसने क्या कर दिया? पुश कर दिया हाथ से, sudden vibration आ गया. So because of that, what will happen? Measuring instrument will shake. It will shake means random and unpredictable fluctuation. Either mechanical fluctuation भी आ सकते हैं, mechanical fluctuations, और for example अगर measuring instruments is electrically operated, if the voltage fluctuate हो गया तो उसकी वजह से भी random errors आ सकती हैं. तो these are the random errors.